नमस्कार छात्र छात्राओं, आज के इस कालांश में आप सबका स्वागत है। मैं पवन कुमार आपके सामने फिर से एक नया टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज के इस वीडियोज़ में हम कक्षा 12वीं से संबंधित एक उप विषय जो कि एक कविता है, इसका नाम है एक कम, के विषय में चर्चा करेंगे। और उस कविता पर चर्चा करने से पहले हम उस कविता के कवि श्रीमान विष्णु खरे जी के जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। तो आइए देखते हैं श्रीमान विष्णु खरे जी का संक्षेप में जीवन परिचय। विष्णु खरे जिनका साहित्य में बहुत बड़ा नाम है, उनका जन्म सन 1940 में। इनकी जो शिक्षा हुई, यानी इन्होंने जो शिक्षा प्राप्त की वो 1963 में अंग्रेजी साहित्य में इन्होंने एमए की उपाधि प्राप्त की। उसके बाद ये उप संपादक रहे इस पत्रिका के, इंदौर समाचार, जो कि एक क्षेत्रीय समाचार पत्र था, उसमें इन्होंने उप संपादक के तौर पर काम किया। वो कब किया? 1962 से 1963। संपादन कार्य उन्होंने किया था, शुरुआत की थी उन्होंने संपादन कार्य की 1966 से लेकर 1977 तक। ये एक लघु पत्रिका थी, इसका नाम था व्यास। उसके बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स हिंदी समाचार पत्र और टाइम्स ऑफ इंडिया अंग्रेजी समाचार पत्र का इन्होंने संपादन कार्य किया। उसके बाद हम बात करते हैं रचनाओं की। इनके कुछ रचना संग्रह जो हैं वो समय के साथ साथ प्रकाशित होते रहे। वो देखिए समाचार पत्र यानी जो उनके जो रचना संग्रह है वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले है मरुप्रदेश एवं अन्य कविताएं। मरुप्रदेश एवं अन्य कविताओं के नाम से इनका पहला काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ, वो हुआ 1960 में। एक गैर रोमानी समय में इनका जो दूसरा कविता संग्रह था वो हुआ 1970 ईस्वी में। और नंबर 3 सबकी आवाज़ के पर्दे में 1994। पिछला बाकी भी एक इनका काव्य संग्रह था जो कि 1994 के पश्चात प्रकाशित हुआ, संदर्भ में आया। इसके अलावा इनके साहित्य के प्रति योगदान को देखते हुए इनको कुछ पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। ये पुरस्कार जो हैं कुछ देश में ही प्राप्त हुए और कुछ इनको जो पुरस्कार प्राप्त हुए थे उनको विदेश में प्राप्त हुए थे। यानी विदेश में भी उन्होंने पुरस्कार प्राप्त किया था। वो किस लिए किया था? हिंदी कविताओं का अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए और अंग्रेजी कविताओं का हिंदी में अनुवाद करने के लिए भी इनको विदेशों से पुरस्कार प्राप्त हुआ। वो पुरस्कार था फिनलैंड सरकार के द्वारा दिया गया नाइट ऑफ द ऑर्डर द व्हाइट रोज। नाइट ऑफ द ऑर्डर द व्हाइट रोज। ये फिनलैंड की सरकार के द्वारा इनको सम्मान दिया गया, इनको पुरस्कार दिया गया, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा जो भारत में इनको सम्मान मिले थे वो कौन कौन से? रघुवीर सहाय सम्मान, शिखर सम्मान। इसके अलावा राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के नाम पर इनको एक पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अर्थात कहीं ना कहीं इन्होंने अपने साहित्य में पूर्ण ख्याति प्राप्त की थी। इनकी मृत्यु अब तक नहीं हुई। तो चलिए अब हम इनके काव्यांश की बात कर लेते हैं। हाँ, तो आइए आज हम बात करते हैं अपने पहले पद्यांश से। हमने अभी आपको बताया था कि आज हम बात कर रहे हैं विष्णु खरे द्वारा रचित एक कविता एक कम। तो चलिए इस कविता की शुरुआत करते हैं। 1947 के बाद से इतने लोगों को इतने तरीके से आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होते हुए देखा है कि अब जब आगे कोई हाथ फैलाता है 25 पैसे, एक चाय और एक रोटी के लिए, तो मैं जान लेता हूँ मेरे सामने एक ईमानदार औरत, एक बच्चा खड़ा या फिर एक आदमी खड़ा। मानता हूँ कि मैं लाचार हूँ, कंगाल हूँ या कोढ़ी हूँ, भला चंगा भी हूँ और कामचोर या एक मामूली धोखेबाज।
देखिए पहले का प्रश्न क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में शामिल कविता एक कम से ली गई है। इस कविता के कवि श्री विष्णु खरे जी हैं और यहाँ उन्होंने आज़ादी के बाद इंसान की जीवन शैली में जो परिवर्तन आया है उसको बताने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है कि किस प्रकार आज़ादी से पहले के लोगों का जो जीवन था वो आपसी भाईचारे, मेलजोल, एक दूसरे के काम आने वाला था। लेकिन जब आज़ादी के बाद का जीवन आया तो लोग कैसे एक दूसरे के प्रति स्वार्थी हो गए, ईर्ष्या करने लगे। देखिए 1947 के बाद से कितने लोगों को कितने तरीके से आत्मनिर्भर और मालामाल गतिशील होते हैं। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 के पश्चात जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय मैंने लोगों को इतने प्रभावी तरीके से, इतने गतिशील तरीके से, इतने बहुत सारे लोगों को मालामाल होते हैं। अर्थात जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत के लोगों की भारत के जो लोग थे वो अत्यधिक मात्रा में मालामाल हुए, गतिशील हुए। का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं वो उनको काम धंधा मिला, उन्होंने उन्नति की और वो आत्मनिर्भर बने। लेकिन यहाँ एक पंक्ति व्यंग्यात्मक शैली में लिखी हुई कवि ने कहा है कि 1947 के बाद इतने लोगों को इतने तरीके से आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होते देखा है। यानी कि लोग गतिशील तो हो गए, आत्मनिर्भर तो हो गए, मालामाल तो हो गए, लेकिन उनके बीच में क्या आ गया? उनके बीच में आ गई आपसी ईर्ष्या, जलन, वैर भाव। आज़ादी से जो पहले उनके मन में आपसी भाईचारा था, एक दूसरे के प्रति लगाव था, अब वो लगाव नहीं रहा है। अब तो लोग एक दूसरे को सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अर्थात यदि किसी एक व्यक्ति का स्वाद दूसरे व्यक्ति से पूरा होता है तो वो उस व्यक्ति से तभी तक मतलब रखता है जब तक उसका स्वाद पूरा नहीं होता, और जब उसका स्वाद पूरा हो जाता है तो उसको बुला देता है। यही बात यहाँ कवि ने साबित करने की कोशिश की है कि जो सभ्य यानी जो लोग अमीर थे वो और अमीर हो गए और उन्होंने लोगों का शोषण करना आरंभ कर दिया, लोगों को दबाना शुरू कर दिया और वो मालामाल बनते गए, आत्मनिर्भर बन गए। अच्छी बात है, लेकिन लोगों के बीच में स्वार्थ आ गया। अब इस स्वार्थ के आने के कारण क्या हुआ? लोगों के बीच में झगड़े होने लगे, खींचतान होने लगी, आपसी रिश्तों में टकराहट पैदा होने लगी, जो कि नहीं होना चाहिए। कि अब कोई आगे हाथ फैलाता है 25 पैसे एक चाय और एक रोटी के लिए। यहाँ पर ऊपर कहा था कि मालामाल बन चुके हैं, गतिशील हो चुके हैं, अमीर बन चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज भी मैं देखता हूँ कि जब कोई बच्चा किसी आदमी के सामने 25 पैसे के लिए हाथ फैलाता है, एक कप चाय के लिए हाथ फैलाता है या एक रोटी के लिए हाथ फैलाता है, तो लोग उसकी मदद नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं? उसका मजाक उड़ाते हैं, उसके साथ उपहास करते हैं, उसकी गरीबी पर व्यंग्य कटाक्ष करते हैं। ये हमारे आज़ादी के भारत की बात है, जो कि नहीं होना चाहिए। अर्थात हमने आज़ादी प्राप्त की, हम गतिशील बने, हम आत्मनिर्भर बनना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये नहीं करना चाहिए। यानी हम किसी गरीब बच्चे को, किसी गरीब व्यक्ति को, किसी गरीब महिला को अपने सामने हाथ फैलाए हुए देखते हैं तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, ना कि हमें उसका मजाक उड़ाना चाहिए, उसकी गरीबी का मजाक उड़ाना चाहिए। तो जान लेता हूँ, यानी मेरे सामने कोई 25 पैसे या एक कप चाय या एक रोटी के टुकड़े के लिए कोई हाथ फैलाता है तो मैं समझ लेता हूँ, मैं जान लेता हूँ कि मेरे सामने एक ईमानदार आदमी खड़ा है, एक ईमानदार औरत खड़ी है, एक ईमानदार बच्चा खड़ा है। ईमानदार है, उन्होंने ईमानदारी नहीं छोड़ी, और ईमानदारी नहीं छोड़ी तो उसी का नतीजा है कि वो गरीब से गरीब हो गए। कहने का मतलब क्या है? जो स्वार्थी थे, जो मतलबी थे, जो बेईमान थे, भ्रष्ट थे, वो लोग अमीर बन गए, और जो ईमानदार थे वो गरीब हो गए, वो गरीब से गरीब हो गए। उनकी हालत ऐसी हो गई, उनको अब
रोटी यानी पेट ही भरना पड़ता है, किस तरीके से मांग कर करना, मांग का पेट भरना पड़ता है। मानता हूँ कि आज मैं लाचार हूँ। कभी अपने बारे में कहता है कि मानता हूँ मैं लाचार हूँ। कभी अपनी भी सिर्फ एक कैटेगरी यहाँ पर रखता है, एक वर्ग रखता है कि मैं भी एक ईमानदार व्यक्ति से ही हूँ। तो अब कहता है कि मैं एक लाचार हूँ, मानता हूँ कि मैं लाचार हूँ, कंगाल हूँ, कोढ़ी हूँ, कि मैं लाचार हूँ, बेबस हूँ, मैं किसी की सहायता करने के लिए सक्षम नहीं हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, कंगाल हूँ, कोढ़ी हूँ। मैं कोढ़ी वो होते हैं जिससे लोग दूर भागते हैं। तो मैं सब मानता हूँ कि मैं लाचार, ना तो मेरे पास रुपया है, ना तो मेरे पास पैसा है, मैं किसी की सहायता नहीं कर सकता, मैं कंगाल हूँ, मैं कोढ़ी हूँ और मैं भला चंगा भी हूँ। यदि मैं भला चंगा भी हूँ तो भी मेरे अंदर वो स्वार्थ, वो ईर्ष्या, वो मतलब की भावना नहीं। यानी मैं भला चंगा हूँ तब भी, और यदि मैं कोढ़ी हूँ तब भी, और मैं कंगाल हूँ, चाहे मेरी स्थिति कुछ भी है, लेकिन मेरे अंदर लोगों के जैसा जो मतलबीपन है, स्वार्थीपन है, जो लोग अपने मतलब के लिए दूसरों का इस्तेमाल करते हैं, वो चीज़ नहीं है। आज भी मैं अपने भाईचारे को बनाकर रखना चाहता हूँ। आज भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि यदि हम एकजुट रहेंगे तो हमारी इस आज़ादी को कोई भी खतरा नहीं पहुँचने वाला है। तो ये इस काव्यांश में बताने की कोशिश की है। अब इसके विशेष की बात कर लेते हैं। उपयुक्त पंक्तियों में कवि की भाषा हिंदी खड़ी बोली है, जो कि सरल, स्पष्ट, रोचक है, आसानी से समझ में आने वाली है। संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा नंबर 2 पॉइंट अलंकार। अलंकारों में अनुप्रास अलंकार की शैली, अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। करुण रस की प्राप्ति हुई है, करुण रस की प्राप्ति हुई है। प्रसाद का प्रयोग किया गया है, प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। और यहाँ कवि ने भारत की आज़ादी के बाद लोगों की जीवन शैली में जो परिवर्तन आया है उसको बताने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि ये काव्यांश आपको समझ आया होगा। चलिए अब बात करते हैं दूसरे काव्यांश की। आइए बात करते हैं दूसरे काव्यांश की। दूसरे काव्यांश देखिए, लेकिन पूरी तरह तुम्हारे संकोच, लज्जा, परेशानी या तुम्हारे गुस्से पर आसे। कभी अब यहाँ पर भ्रष्ट और बेईमान लोग से के बीच जो ईमानदार व्यक्ति है उसके सहानुभूति प्रकट करता है और कहता है कि जो बेईमान लोग हैं, भ्रष्ट लोग हैं, बेईमान लोग हैं, भ्रष्ट लोग हैं, जो कर्तव्य से विमुख हो चुके हैं, ऐसे व्यक्तियों के साथ रहकर मैं भी उन जैसा ही हो गया। अर्थात मैं उनके जैसा हो गया हूँ, लेकिन मुझे उस ईमानदार व्यक्ति की आज भी चिंता है। मेरे अंदर अब भी थोड़ी सी ईमानदारी बची हुई है, मैं पूरी तरीके से उनके जैसा हो चुका हूँ। अर्थात मेरे मन में लेकिन तुम्हारी तरह, यानी अभी बताया था कि मैं कंगाल हूँ, कोढ़ी हूँ, वो हूँ, लेकिन मैं अब भी, मेरे मन में अब भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी ईमानदारी बाकी है। उसी बात को आगे बढ़ाते कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ, यानी मैं बेईमान जो भ्रष्ट लोग हैं उनके साथ रह रहा हूँ, और उनके साथ रहते रहते मेरा भी चरित्र वैसा ही हो गया। मेरे अंदर भी जो भ्रष्टाचारी, बेईमानी ये चीज़ आ चुकी है, और मैं चाहकर भी उनकी मदद नहीं कर सकता, नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन मेरे अंदर एक चीज़ है, मेरे अंदर एक चीज़ क्या है कि मैं आज भी उस ईमानदार व्यक्ति के प्रति चिंता व्यक्त कर रहा हूँ, मैं उसकी ईमानदारी के प्रति भाव व्यक्त कर रहा हूँ। यानी मैं, लेकिन पूरी तरीके से संकोच, लज्जा, परेशानी और गुस्से पर आंसू, यानी कि जैसे वो भ्रष्ट लोग हैं, वो बेईमान लोग हैं, वो किसी गरीब आदमी को देखकर, किसी ईमानदार व्यक्ति को देखकर लज्जा महसूस करते हैं, शर्म महसूस करते हैं, उनको किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न होती है, उनको देखकर उनको गुस्सा आता है। कि उसी प्रकार मेरे मन में भी ये भावनाएं उत्पन्न होती हैं, लेकिन उन भावनाओं के साथ साथ मेरे मन में कहीं ना कहीं उनके प्रति ईमानदारी है। अर्थात मैं उनकी ईमानदारी की आज भी कदर करता हूँ। तुम्हारे सामने बिल्कुल नंगा, निर्लज, निराकश, यानी कि मैं भ्रष्ट लोगों के साथ रहकर बिल्कुल बेशर्म हो चुका हूँ। मेरे अंदर कोई भी शर्म हया नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे आंखों के सामने कोई दुखी आदमी है, कोई ईमानदार व्यक्ति है, उसको
उसको भीख मांगने पर भी भीख नहीं मिल रही है, रोटी मांगने पर रोटी नहीं मिल रही है, तो फिर और मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो इसका मतलब क्या है कि मैं भी कहीं ना कहीं बेईमान हूँ, भ्रष्ट हूँ, निर्लज हूँ। जब मुझे उस बेईमान ईमानदार व्यक्ति को देखकर शर्म नहीं आती तो मुझसे बड़ा निर्लज कौन होगा। और मेरे अंदर जितनी भी आकांक्षाएं थी, जितनी भी इच्छाएं थी, वो सभी के सभी समाप्त हो चुकी हैं। क्यों समाप्त हो चुकी हैं? क्योंकि मैं भ्रष्ट लोगों के साथ रहता हूँ। भ्रष्ट लोगों के साथ रहते रहते मेरे जितनी भी इच्छाएं थी, आकांक्षाएं थी, वो सब की सब दूर हो चुकी। जो दुखी आदमियों की या ईमानदार आदमियों की सहायता करने का जो भाव था वो भी दूर हो चुका है। कि कहीं ना कहीं जो आज़ादी के बाद जो लोगों की जीवन शैली में परिवर्तन आया, लोग मतलबी बन गए, स्वार्थी बन गए, स्वार्थी बनने के साथ साथ वो भ्रष्टाचारी बन गए। उस भ्रष्टाचारी माहौल में रहते हुए कभी अपने आप को भी आधार बना रहा है कि मैं भी उनके जैसा बन चुका हूँ, उनके जैसा बेईमान बन चुका हूँ, निर्लज बन चुका हूँ। मेरे अंदर अब ना तो आगे बढ़ने की चाहत है और ना ही कुछ अच्छा करने की चाहत है। बस लोगों की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है कि ना तो खुद अच्छा कुछ करते हैं, ना ही वो दूसरों को कुछ अच्छा करने देते हैं। यहाँ पर कभी अपने बारे में एक बात कह रहा है कि मेरे मन में भी उनकी तरह ही संकोच, लज्जा, परेशानी, गुस्सा उत्पन्न होता है। मैं भी गुस्से पर आश्रित होता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं आज मैं उनकी ईमानदारी के प्रति आज भी चिंतित हूँ। यानी कि मैं तुम्हारे सामने बिल्कुल निर्लज खड़ा हूँ, बेशर्म खड़ा हूँ। नंगे का मतलब है बेशर्म, निर्लज का मतलब मेरे अंदर कोई भी लज्जा नहीं है और मेरा आकांक्षी भी मेरे अंदर जितनी भी इच्छाएं थी वो सारी मर चुकी हैं। अर्थात मेरे अंदर मन में जितनी भी इच्छाएं थी, जितनी भी भावनाएं थी, जितने भी अच्छे विचार थे सारे मर चुके हैं। अब केवल कहीं ना कहीं जो छल कपट भरा हुआ है, जो भ्रष्टाचार भरा हुआ है, बेईमानी भरी हुई है। मैंने अपने आप को हटा लिया है हर ओर से। अब आगे कभी क्या कहता है कि मैं निर्लज हो चुका हूँ, बेशर्म हो चुका हूँ, मेरे अंदर कोई भी आकांक्षा नहीं बची हुई है। तो इसका मतलब मेरे अंदर आगे बढ़ने की चाहत खत्म है। अर्थात इसी चाहत के खत्म होने के कारण मेरे अंदर जो आगे बढ़ने की चाहत थी, उन्नति करने की जो इच्छा थी, वो इच्छा खत्म हो चुकी है। और उसी इच्छा के खत्म होने के कारण मैंने अपने आप को हर प्रतिस्पर्धा से, हर मुकाबले से अपने आप को हटा लिया है। अर्थात मैं किसी से अपने आप का मुकाबला नहीं कर रहा। मैं तुम्हारा प्रतिद्वंदी या तुम्हारा हिस्सेदार नहीं। यानी कि वो कहता है कि मेरे लिए ना तो मेरा कोई प्रतिद्वंदी है, ना मैं किसी का प्रतिद्वंदी हूँ, ना मैं किसी का हिस्सेदार हूँ, ना ही कोई मेरा हिस्सेदार है। इसी में हिस्से की बात कर रहा है, ईमानदारी की बात कर रहा है कि मेरे मन में जब ईमानदार लोगों की सहायता करने का भाव नहीं है तो मेरे आगे बढ़ने की चाहत खत्म हो गई और उन्नति करने की चाहत खत्म हो गई, जिसके कारण मैंने अपने आप को हर प्रथा से, हर ओर से, हर प्रतियोगिता से अपने आप को हटा लिया है। अब ना तो मेरा कोई प्रतिद्वंदी है, ना ही कोई मेरा हिस्सेदार है। मुझे कुछ देकर या ना देकर भी तुम कम से कम एक आदमी से तो निश्चित रह सकते हो। मुझे कुछ मत दो, तो ये कहता है कि मुझे कुछ मत दो, मुझे कुछ देने की जरूरत, तुम मुझे कुछ दो या ना दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कम से कम तुम यानी जो एक ईमानदार आदमी है वो तो मुझसे निश्चित रह सकता है, उसको तो मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। अर्थात वो तो मुझसे कहीं ना कहीं निश्चित रह सकता है कि मैं उसका शोषण नहीं करूँगा, उसको दबाऊंगा नहीं, उसका अत्याचार नहीं करूँगा। मूल रूप से कभी यही बताना चाहता है कि जो हमारे बीच भ्रष्टाचार आ चुका है, करप्ट लोग आ चुके हैं, बेईमान लोग आ चुके हैं, उन बेईमान लोगों के बीच में रहकर कभी खुद को भी वैसा ईमानदार, उसका रीज़न भी बताता है, कारण बताता है कि जब मैं किसी गरीब आदमी को देखता हूँ, ईमानदार आदमी को देखता हूँ, तो मैं उसकी सहायता नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि मैं उसको देखकर शर्मिंदगी महसूस करता हूँ, मैं उसको देखकर परेशानी महसूस करता हूँ, मुझे उसको देखकर गुस्सा आता है। तो जब मुझे देखकर उनको गुस्सा आता है, मुझे उन पर गुस्सा आता है, तो मैं उनकी सहायता कैसे कर सकता हूँ? अर्थात उनकी सहायता नहीं कर सकता। तो यही बात यहाँ समझाने की कोशिश की है कि मैं बिल्कुल निर्लज हूँ, बेशर्म हो चुका हूँ,
मेरी आकांक्षाएं मर चुकी हैं और मेरी मन में जितने भी इच्छाएं थी, आगे बढ़ने की इच्छा थी, वो सब की सब मर चुकी हैं। और जब वो इच्छाएं मर चुकी हैं तो मेरा अब कोई भी प्रतिद्वंदी नहीं है। मैंने अपने आप को हर अपने आप प्रतियोगिता से, जीवन के हर मुकाबले से अपने आप को हटा लिया है। इसलिए मुझसे ईमानदार व्यक्ति को डरने की जरूरत नहीं है। जो ईमानदार लोग हैं वो मुझसे निश्चित रह सकते हैं, मुझसे घबराने की जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर मैं एक ही बात कहना चाहता है कि आज़ादी के बाद लोगों के जीवन शैली में जो परिवर्तन आया था उसको बदलने की आवश्यकता है। जो भाईचारा हमारे बीच मौजूद था, पहले मौजूद था, उसको दोबारा लाने की जरूरत है। जो आपसी मतभेद हमारे विचार पैदा हो गए हैं उनको भुला देने की जरूरत है। हमें अपने आप को संवेदनशील दोबारा बनाने की जरूरत है कि हम वो इंसान नहीं है कि हमारे सामने कोई मृत व्यक्ति पड़ा है, हम ऐसे निकल रहे हैं। हम भारतीय समाज में जीते हैं। भारतीय समाज इस बात की इजाज़त नहीं देता, बल्कि भारतीय समाज तो ये है कि जहाँ पर कोई दुखी आदमी दिखता है, दुखी इंसान दिखता है, तो हम उसकी मदद के लिए तुरंत हाथ फैलाते हैं। कभी यही हमें संदेश देना चाहता है कि जो जीवन शैली हमारी परिवर्तित हो चुकी है, जो स्वार्थ की भावना हमारे मन में कर चुकी है, उसको हटाया जाए और उसके स्थान पर ये सद्भाव, आपसी भाईचारा, मित्रता, सहयोग की भावना, इन सबको शामिल किया जाए। यही कवि इस कविता के माध्यम से संदेश देना चाहता है। विशेष की बात कर लेते हैं। विशेष में सिर्फ अलंकार की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये अनुप्रास अलंकार है, निर्लज, नंगा, निर्लज, और भी यहाँ पर कुछ ऐसे अलंकार मिल सकते हैं। र पे आ गया अनुप्रास, यानी पूरी तरीके से मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। भाषा वही रहेगी जो आपको पहले समझाई गई थी, सब कुछ वही रहेगा, सिर्फ अलंकार को छोड़कर अलंकार वही रहेगा। यहाँ एग्जाम्पल आपको सामने दिया है। तो ये थी आपकी कविता, इसका नाम था एक कम, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कविता आपको जरूर समझ में आई होगी। अगर कोई भी संबंधित कोई संदेह रह जाता है तो उसके बारे में ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। आज के कालांश में केवल इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय।